मैंने सोचा था कि मैं बच जाऊंगा। जन्म लेते ही मुझे निंग फेंगई का बेटा बनने का सौभाग्य मिला। मेरे साथ हमेशा दो महान रक्षक, जियान डोलुओ और गु डोलुओ, रहते थे। मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से और ऐशो आराम से काट दूंगा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास 7 रत्नों का पगोड़ा और 7 दुखों का पगोड़ा, ये 2 शक्तियां हैं, तब मुझे समझ आया कि यह कोई आरामदायक जीवन नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप में मेरे पीछे पड़ने की कहानी है। एक तरफ 7 रत्नों की शक्ति है, तो दूसरी तरफ 7 दुखों का विनाश। सब लोग सोचते थे कि यह बहुत शानदार है, लेकिन असल में मेरे पास कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। मैं बस एक कमजोर सहायक था। अगर वुहुन डियान को इस बात का पता चल गया, तो वे सबसे पहले मेरा ही खात्मा करेंगे। और तो और, तांग सेन भी लगातार आगे बढ़ रहा है। निंग रोंग रोंग भी आगे चलकर अपनी किस्मत बदल लेगी। अगर मैंने पहले ही आइस और फायर के उस जादुई झरने पर कब्जा नहीं किया और अपनी इस शक्ति को नहीं बढ़ाया, तो जब वुहुन डियान के लोग सामने आएंगे, तब हमारे पास कितना भी पैसा क्यों न हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय 7 रत्नों के महल में जागृति की रस्म शुरू हो चुकी थी। मैं उस जादुई चक्र के बीच में खड़ा था और अपनी शक्तियों के प्रवाह को महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने निंग फेंगई का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, पिताजी, क्या यह तरीका सच में सुरक्षित है? क्या पहले कभी कोई हादसा हुआ है, जैसे कि शक्तियां अनियंत्रित हो गई हों या किसी अजीब शक्ति ने इंसान को ही सोख लिया हो? निंग फेंगई का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ, मैं निंग शियाओचुन हूं, निंग फेंगई का 6 साल का बड़ा बेटा। मेरी जिंदगी का एक ही नियम है, पूरी तरह सुरक्षित रहना। खाना खाते समय उसे 36 बार चबाना, पानी हमेशा छानकर पीना, बाहर जाते समय कम से कम 2 रक्षकों का साथ होना और रास्ता पहले से साफ होना। मैं डरपोक नहीं हूं, बस मुझे पता है कि यह महाद्वीप कितना खतरनाक है। यहां किसी की जरा सी नाराजगी भी खेल खत्म कर सकती है। अगर आपके पास सुरक्षा की भावना नहीं है, तो आप दूसरों के आगे बढ़ने का जरिया बन जाएंगे। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शियाओचुन, यह सबसे शुद्ध जागृति रस्म है। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूं। जानशू और गुशू भी यही है, कोई तरह नहीं है। मैंने धीरे से कहा, विज्ञान और गणित के हिसाब से कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। भले ही खतरे की संभावना कम हो, लेकिन अगर वह किसी एक पर बीती, तो उसके लिए वह 100% तबाही है। निंग फेंगजी ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाया। अगले ही पल पैरों के नीचे से एक गर्म ऊर्जा उठी और पूरे शरीर में फैल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं डरा हुआ था? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे पता था कि मैं यहां आया हूं और 7 रत्नों के इस महल का बड़ा बेटा हूं, तो मेरी शुरुआत बहुत बड़ी है। जब तक मैं कोई बड़ी गलती नहीं करता, तब तक सब ठीक रहेगा। तभी मेरे बाएं हाथ में एक तेज जलन महसूस हुई। एक रंग-बिरंगी रोशनी चारों तरफ फैल गई। पूरा महल उस रोशनी से जगमगा उठा। मेरे हाथ में 7 मंजिला पगोड़ा आ गया। उसकी 7 रंगों की आभा इतनी सुंदर थी कि वह इस दुनिया की नहीं लगती थी। बड़े बुजुर्गों ने देखकर कहा, 7 रत्नों का पगोड़ा। निंग फेंगई की आंखें चमक उठीं, उनकी सांसें तेज हो गईं। यह एक आदर्श उत्तराधिकारी का संकेत था। हमारे कबीले का भविष्य सुरक्षित था। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, मेरा दायां हाथ भी चमक उठा। इस बार रंग-बिरंगी रोशनी नहीं, बल्कि एक गहरी, रहस्यमयी बैंगनी और काली रोशनी निकली। एक और पगोड़ा सामने आया। दिखने में यह पहले जैसा ही था, लेकिन इसकी ऊर्जा बिल्कुल विपरीत थी। बायां हाथ सौभाग्य का प्रतीक था, तो दायां हाथ विनाश का। दोनों रक्षकों के चेहरे बदल गए। निंग फेंगजी ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में पूछा, दोहरी शक्तियां। शियाओचुन, क्या तुम्हें इसका नाम पता है? मेरे दिमाग में एक ठंडी और गहरी जानकारी आई। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, 7 दुखों का पगोड़ा। निंग फेंगजी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक तरफ 7 रत्न, दूसरी तरफ 7 दुख। एक बढ़ाने के लिए, एक घटाने के लिए। यह नाम ही बता रहा था कि यह कितना खतरनाक है। बुजुर्ग ने शक्ति नापने वाला क्रिस्टल बॉल मेरे सामने किया। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, एक बेहद तेज रोशनी ने उस पूरे गोले को भर दिया। पूर्ण जन्मजात शक्ति। पूरा महल पहले तो बिल्कुल शांत हो गया, और फिर सब लोग हैरान रह गए। दोहरी शक्तियां और पूरी जन्मजात ऊर्जा। निंग फेंगजी ने मेरे कंधे पकड़े,
उनकी आंखें भर आईं। दोनों रक्षक भी बेहद खुश थे। सबको लगा कि कबीले का भविष्य अब सुरक्षित है। सिर्फ मैं ही था जो अपने दोनों हाथों को देख रहा था। मेरे मन में अजीब से विचार थे। 7 रत्नों का पगोड़ा दूसरों को शक्तिशाली बनाता है, यानी शुद्ध सहायता। 7 दुखों का पगोड़ा दुश्मनों को कमजोर करता है, यानी वह भी सहायता ही है। सुनने में यह बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असल में मेरे पास खुद हमला करने की कोई कला नहीं थी। इसका मतलब था कि मुझे हमेशा अपने साथियों के पीछे खड़े होकर बस झंडा लहराना होगा। मेरी जान इस बात पर निर्भर करेगी कि मेरे साथी कितने मजबूत और वफादार है। यह मेरी सोच से बिल्कुल अलग था, जहां मैं खुद सबको हराने का सपना देख रहा था। लेकिन मेरी यह निराशा सिर्फ 3 सेकंड ही रही। मैंने तुरंत सोच बदल ली। सहायक होने में क्या बुराई है? पीछे छिपे रहना ही तो सबसे सुरक्षित है। हमारा कबीला बहुत अमीर है। मेरा जन्म ही ऐश करने के लिए हुआ है। मुझे बस अपने बड़ों के साथ रहना है, कुछ अच्छे और भरोसेमंद साथी ढूंढने हैं और अपनी जिंदगी आराम से काटनी है। लड़ना तो दूसरों का काम है। बुद्धिमान लोग तो पीछे रहकर जीत तय करते हैं। जैसे ही मैंने खुद को समझाया, जान डोलुओ ने आगे बढ़कर जोर से कहा, बहुत बढ़िया। दोहरी शक्तियां और पूर्ण जन्मजात ऊर्जा। शियाओचुन, मैं तुम्हें अभी जंगल में ले जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए सबसे सही जादुई जानवर ढूंढकर तुम्हारी पहली शक्ति हासिल की जा सके। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर जोर से हिलाया। वह जंगल बहुत खतरनाक है। छोटे मोटे जानवर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा और पुराना जानवर सामने आ गया तो? अगर जानवर भड़क गए तो? अगर हमारा पैर किसी जहरीली घास पर पड़ गया तो? दादाजी, वह खतरा बहुत ज्यादा है। मेरी बातें सुनकर जान डोलुओ की मूंछें खड़ी हो गईं। मेरे होते हुए क्या खतरा हो सकता है? मैंने बड़े पक्के इरादे से कहा, हादसे इसीलिए होते हैं क्योंकि वे हमारी सोच के हिसाब से नहीं होते। आखिरकार मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे उदास चेहरे के साथ खुद जंगल गए और वहां से जादुई जानवरों को पकड़कर कबीले में ले आए। 3 दिन बाद कबीले के पिछले हिस्से में पिंजरे भरे हुए थे। जान डोलुओ वहां खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से काला था। वे इतने बड़े योद्धा होकर बड़े जानवरों से लड़ने के बजाय छोटे छोटे जानवरों को पकड़कर ला रहे थे। शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया था। मैं अपनी छोटी किताब लेकर बड़े ध्यान से चुन रहा था। 600 साल पुराना जानवर? नहीं, इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो यह जानलेवा हो सकता है। निंग फेंगई बस मुझे देख रहे थे। आखिरकार मैंने एक 400 साल पुराना शांत जानवर चुना। उसकी शक्ति दूसरों को कमजोर करने की थी, जो कि बहुत सुरक्षित थी। उसे हराने के बाद एक पीला चक्र ऊपर उठा, लेकिन मैं फिर भी आश्वस्त नहीं था। मैंने तुरंत कई तरह की दवाइयां, मरहम और जहर उतारने वाली गोलियां अपने पास रख लीं। निंग फेंगई यह सब देखकर हैरान थे। शियाओचुन, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने बड़े ध्यान से कहा, दादाजी, पिताजी, अगर थोड़ी देर में मेरा चेहरा पीला पड़ जाए, मेरी सांसें रुकने लगे, मेरा शरीर कांपने लगे या मेरी शक्तियां अनियंत्रित हो जाए, तो आप तुरंत मुझे बचाइएगा। शक्ति मिले न मिले, जान बचनी चाहिए। गुडोलुओ ने अपना मुंह फेर लिया और अपनी हंसी रोकने लगे। जान डोलुओ ने गुस्से में कहा, तुम बस एक छोटा सा चक्र ले रहे हो, किसी बहुत बड़े राक्षस से नहीं लड़ रहे। शुरू करो। पूरी प्रक्रिया बहुत आराम से पूरी हो गई। वह ऊर्जा मेरे शरीर में समा गई और कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। मेरे नए पगोड़ा ने उसे आसानी से सोख लिया। 1 घंटे बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे पैरों के पास वह पीला चक्र घूम रहा था। निंग फेंगजी ने तुरंत पास आकर पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने महसूस किया, मेरी शक्ति 12वें स्तर पर पहुंच गई है। और इस कला का नाम है कमजोर करना। यह दुश्मन की ताकत को घटा देती है। जान डोलुओ को दिलचस्पी जगी। आओ, जरा मुझ पर इसका इस्तेमाल करो। मैं 2 कदम पीछे हटा, अपने पगोड़ा को ऊपर उठाया। उसकी डरावनी रोशनी चारों तरफ फैल गई। निंग फेंगई और गुडोलुओ हैरान रह गए। यह कला किसी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोकने जैसी थी। मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह धुंधली रोशनी जान डोलुओ पर जा गिरी। वे जो पहले बहुत शांत खड़े थे, अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने अपनी शक्ति को महसूस किया और कहा, मेरी शारीरिक ताकत लगभग 30% कम हो गई है। इतने बड़े योद्धा की ताकत को 30% कम कर देना बहुत बड़ी बात थी।
निंग फेंगई और गु डोलुओ दोनों दंग रह गए। आमतौर पर कम स्तर की सहायक कलाएं बड़े योद्धाओं पर काम नहीं करती, लेकिन मेरी यह कला सारे नियमों को तोड़ रही थी। यह सीधे प्रतिशत के हिसाब से ताकत कम करती थी। भले ही इसमें मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हुई और यह थोड़े समय के लिए था, लेकिन लड़ाई का पासा पलटने के लिए यह काफी था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने तुरंत समझाया, यह कला दुश्मन के स्तर को नहीं देखती। दुश्मन जितना मजबूत होगा, उसे उसी हिसाब से कमजोर करने में मेरी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। अभी दादाजी पर इस्तेमाल करने से मेरी लगभग पूरी ऊर्जा खर्च हो गई। निंग फेंगजी ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार था। जियान डोलुओ ने मुझे बड़े अलग नजरिया से देखा। शियाओचुन, तुम्हारी यह शक्ति भविष्य में कमाल करेगी, लेकिन जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, हवा उसे ही सबसे पहले गिराती है। मैंने तुरंत उनकी बात पूरी की। इसीलिए हमें शांत रहना होगा, अपनी शक्तियों को छुपाना होगा और सुरक्षित रहना होगा। देखिए, अभी मैंने आपकी ताकत बस थोड़ी सी कम की और आप मुझे हरा सकते हैं। मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे और अभ्यास करना होगा। खुद को बचाने के लिए कवच और जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। निंग फेंगई बस मुस्कुरा कर रह गए। इसकी शक्ति जितनी बड़ी थी, इसका डरपोकपन भी उतना ही बड़ा था। इस रस्म के बाद महल का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जो बुजुर्ग पहले खुशियां मना रहे थे, वे अब चुप थे। उनकी आंखें अब और गंभीर हो गई थीं। 7 रत्नों का पगोड़ा इसलिए मजबूत है क्योंकि वह अपने साथियों को आगे बढ़ाता है, लेकिन 7 दुखों का पगोड़ा इसलिए खतरनाक है क्योंकि वह दुश्मनों को सीधे नीचे खींच लेता है। जियान डोलुओ इतने बड़े योद्धा है कि पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, लेकिन मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा भी उन्हें एक पल के लिए कमजोर कर सकता था। भले ही वह एक पल के लिए हो, लेकिन असली लड़ाई में वह पल जानलेवा हो सकता है। निंग फेंगई इस बारे में जितना सोच रहे थे, उतने ही गंभीर हो रहे थे। अगर इस शक्ति को छुपाकर रखा गया, तो यह हमारे कबीले का सबसे बड़ा गुप्त हथियार बनेगी। लेकिन अगर यह बात बाहर निकल गई, तो पूरी दुनिया के ताकतवर लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वे नीचे झुके, मेरे कंधे पकड़े और बहुत धीमी आवाज में बोले, शियाओचुन, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ, इस महल के बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इस शक्ति का असली असर सिर्फ हमारे कबीले के मुख्य लोगों तक ही सीमित रहेगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझता हूं। हमें अपनी संपत्ति और शक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। इस महाद्वीप पर ऐसी बातें बहुत आम हैं। लोग मेरे बारे में जितना कम जानेंगे, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। निंग फेंगई को मेरी कुछ बातें समझ नहीं आईं, लेकिन वे सुरक्षित शब्द का मतलब अच्छे से समझ गए। उन्होंने राहत की सांस ली। गु डोलुओ मेरे चारों तरफ घूमने लगे, जैसे किसी कीमती चीज को देख रहे हो। शियाओचुन, अगर तुम्हारी यह कला आगे चलकर दुश्मन की ताकत, गति और रक्षा सब कुछ एक साथ कम कर सके, तो जो भी तुम्हारे सामने आएगा, वह अपनी किस्मत को ही कोसेगा। मैंने बड़े गंभीर होकर कहा, दादाजी, सबसे अच्छा तो यह होगा कि दुश्मन को मेरे पास आने का मौका ही न मिले। पहले हमारे साथियों को आगे रहने दीजिए, मुझे पीछे ही रहने दें। अगर दूर से काम चल जाए, तो पास जाने की क्या जरूरत है। अगर मैं 3 परतों की सुरक्षा के पीछे छिप सकूं, तो मैं कभी पहली कतार में खड़ा नहीं हूंगा। गु डोलुओ जोर से हंसने लगे, लेकिन जियान डोलुओ नहीं हंसे। वे मेरे दूसरे हाथ की तरफ देख रहे थे, जहां से वह शक्ति गायब हुई थी। उन्होंने बड़े गंभीर होकर कहा, फेंगजी, इस बच्चे को हम साधारण सहायक की तरह नहीं पाल सकते। इसे बेहतरीन साथियों की जरूरत है, रक्षकों की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर यह पूरी तरह भरोसा कर सके। उनकी इस बात ने निंग फेंगजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे कबीले के लोगों में हमेशा खुद की रक्षा करने की कमी रही है, इसलिए हम दूसरों के साथ गठबंधन और समझौतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक साधारण सहायक नहीं था। मैं भविष्य में लड़ाई के नियमों को बदलने वाला सहायक बनने वाला था। मेरे साथी बहुत मजबूत और वफादार होने चाहिए, और हमारा तालमेल बचपन से ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पीछे रहकर एक बड़ी योजना बनाई। मैं उस समय नहीं जानता था कि अपनी शक्तियों को नापने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे भविष्य के लिए पहले से ही इंतजाम करना शुरू कर दिया था। उसी रात दोनों रक्षक बड़े चिंतित होकर निंग फेंगई के पास आए। उस शक्ति की संभावना बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा था कि एक छोटे से चक्र को लेने के लिए भी मैंने इतनी सारी दवाइयां इकट्ठा कर ली थीं। आगे चलकर जब बड़े चक्र लेने होंगे,
तो हम हर बार योद्धाओं को नहीं भेज सकते। निंग फेंगजी ने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार उन्हें एक रास्ता मिल गया। अगर यह बच्चा खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो हमें इसके लिए एक ऐसा साथी ढूंढना होगा जो मजबूत हो, इसकी रक्षा कर सके और इसके साथ उसका दिल से जुड़ाव हो। उन्होंने तुरंत एक नाम तय किया, टियानशुई अकादमी की शुई बिंगेर। 11 साल की उम्र, बर्फ के फिनिक्स की शक्ति और उसकी सीखने की गति बहुत तेज थी। वह भविष्य में बहुत बड़ी योद्धा बनने वाली थी। निंग फेंगई दोनों रक्षकों के साथ तुरंत उस अकादमी की तरफ चल दिए। जब उनकी भारी ऊर्जा वहां पहुंची, तो पूरी अकादमी जैसे बर्फ की तरह जम गई। वहां की प्रमुख तुरंत बाहर आईं। बिना ज्यादा औपचारिकता के निंग फेंगजी ने सीधे अपनी बात रखी। वे शुई बिंगेर का रिश्ता तय करने आए थे, ताकि बड़े होने के बाद वह हमारे कबीले में शामिल हो सके। अकादमी की प्रमुख तुरंत गुस्से में आ गईं। शुई बी बिंगेर उनकी सबसे प्रिय शिष्या थी और उस अकादमी की 100 सालों में सबसे बेहतरीन प्रतिभा थी। ऐसी लड़की को एक 6 साल के बच्चे के लिए चुनना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन निंग फेंगई की अगली बात ने उनके उस गुस्से को शांत कर दिया। 18 साल की उम्र तक वह पूरी तरह आजाद रहकर सीख सकती है। उसके सारे खर्चे हमारा कबीला उठाएगा। उसके लिए जादुई जानवरों का इंतजाम हमारे कबीले के बड़े योद्धा करेंगे। हम उसके लिए एक बहुत ही कीमती और शक्तिशाली जादुई हड्डी का इंतजाम भी करेंगे। अगले 10 सालों तक इस अकादमी का सारा खर्चा हमारा कबीला उठाएगा और उसकी छोटी बहन को भी पूरी सहायता दी जाएगी। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, यह बहुत बड़ी दौलत का प्रस्ताव था। अकादमी की प्रमुख शांत हो गईं। उन्हें पता था कि यह एक सौदा है, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि इस सौदे से पूरी अकादमी और उनकी शिष्या का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। आखिरकार उन्होंने यह फैसला शुई बिंगेर पर ही छोड़ दिया। शुई बिंगेर ने जब यह सब सुना, तो पहले तो वह हैरान और परेशान हुई, लेकिन फिर उसकी आंखें शांत हो गईं। उसे समझ आ गया था कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अकादमी ने उसे और उसकी बहन को पाला था और उसकी गुरु ने उसे बहुत प्यार दिया था। क्या वह अपने स्वाभिमान के लिए उन सबका भविष्य दांव पर लगा सकती थी? बहुत देर सोचने के बाद उसने शांति से कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन 18 साल की उम्र तक मैं उस लड़के से महीने में सिर्फ एक बार मिलूंगी। अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो मैं कभी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी। निंग फेंगजी ने तुरंत हां कर दी। समझौते पर दस्तखत हो गए। शुई बिंगेर ने उस कागज पर अपना नाम लिख दिया। रिश्ता पक्का हो चुका था। अगले दिन वह निंग फेंगजी के साथ हमारे कबीले में आ गई। मैं उस समय अपने कमरे में मेज पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। हमारा कबीला आगे चलकर मुश्किल में पड़ सकता है, यह बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। जागने से पहले तो मैं अनजान बन सकता था, लेकिन अब नहीं। मैं दोहरी शक्तियों का मालिक हूं, अपने पिता का बड़ा बेटा हूं और इस कबीले का भविष्य हूं। अगर कभी कोई बड़ी आफत आई, तो हमारा कबीला खत्म हो सकता है। मेरी यह कमजोर करने वाली शक्ति दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा होगी और वे सबसे पहले मुझे ही निशाना बनाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता था, मुझे पूरे कबीले को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई हम पर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। और अगर किसी ने ऐसा किया, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन असली ताकत सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हमें अच्छे साथियों की जरूरत थी, लेकिन बाकी के बड़े कबीले खुद मुश्किलों में थे या दुनिया से अलग थे। जब मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए कुछ सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक जगह का नाम आया, वह जादुई झरना जो इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा खजाना था।